नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मॉस्को में पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। रूसी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। फिलहाल रूसी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मॉस्को पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रूस दौरे पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से किया संवाद। देश की मिट्टी की महक लेकर आया हूं, पीएम ने यह कहा। 140 करोड़ भारतीयों का प्यार लेकर आया हूं। तीसरे टर्म में 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। भारत डिजिटल पेमेंट में रिकॉर्ड बना रहा है। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाएंगे। चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। भारत में 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करनी है। भारत के विकास की रफ्तार से दुनिया हैरान है। भारत के विकास पर सभी को गर्व है। भारत को अपने नागरिकों के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। मेरे डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। रूस और भारत सुख और दुख के साथी हैं। रूस और भारत का रिश्ता बेहद अनोखा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने राजधानी मॉस्को में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत की मिट्टी की महक और 140 करोड़ भारतीयों का प्यार का संदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ताकत से काम करूंगा और देश और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनूंगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि उनके डीएनए में चुनौती को चुनौती देना है। तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे
शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। मोदी पुतिन के बैठक का एजेंडा हम आपको बताते हैं। फाइटर जेट Su-57 पर समझौता, एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौता, क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा पर पूरा जोर दिया जाएगा। डिफेंस, तेल और गैस का पूरा मुद्दा जिसको लेकर चर्चा और जिक्र किया जाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध पर भी बातचीत होगी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार पर भी चर्चा की जाएगी। 2025 तक 30 अरब डॉलर का ट्रेड लक्ष्य तय किया गया है। 2025 तक 50 अरब डॉलर का निवेश तय किया गया है। चेन्नई के पास भी कॉरिडोर में निवेश की तैयारी को लेकर भी काम शुरू किया जाएगा और यहां पर व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को लेकर निवेश का काम जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल भारत जो है रूस के साथ अपने संबंध और बेहतर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो एजेंडा, जो प्लान तैयार किया गया, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बाकी देशों के साथ इंटरलिंक जो है वो भारत के बेहतर होने चाहिए, संबंध भारत के बेहतर होने चाहिए। चलो अब रुक करते हैं तमाम दूसरी खबरों का। कठुआ हमले को लेकर बड़ा खुलासा, जहां चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ हमला। आतंकियों ने सेना पर किया हमला। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 घायल हो गए हैं। ग्रेनेड से सेना के वाहन पर हमला किया गया। तो जम्मू के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। कल शाम खबर आई थी कि आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया और इस दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका था। हमले में पहले 6 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई थी जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ देर पे हमले को लेकर आए अपडेट में सामने आया कि सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई। कठुआ में हुए इस हमले में अब तक का 5 जवान शहीद हो गए हैं। घायल जवानों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। उधर हमलावर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ जारी है। घटनास्थल से सेना के वाहन की तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो गोलीबारी के कारण क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। हमले के बाद घाटी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है।
मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले गाड़ी गई, लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल नहीं, हमने बाहर नहीं निकले, हमने बाहर नहीं देखे, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। देखिए उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब देंगे। जिला कठुआ के बिलावर के इस फॉरेस्ट एरिया में आज लगातार तलाशी अभियान दूसरे दिन जारी रहा। हम आपको बताते चले कि जहां हेलीकॉप्टर्स ऊपर मंडराते रहे, वहीं कई ड्रोन्स जो हैं वो वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स यहां बनाए अस्थाई कंट्रोल रूम को भेजते रहे। न केवल एलीट कमांडो फोर्स बल्कि विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान नदी नालों में उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने कल घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। हम आपको ये भी ज़रूर बताते चले कि पिछले 2 सालों में लगातार सेना पर घात लगाकर हमले कई बार जम्मू प्रोविंस में हुए हैं, जिसमें 40 के करीब हमारे सुरक्षा बलों की जान चली गई है। इस सब के बावजूद लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो भी आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 15 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया है। सबसे बड़ी बात इस फॉरेस्ट एरिया में ये है कि जब तक लोकल गाइड, लोकल सपोर्ट उन आतंकियों के साथ नहीं हो, इस तरह का घात लगाकर हमला करना बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, एक बार फिर से कठुआ दहल चुका है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ, जहां पर सेना के वाहनों पर गोलीबारी की गई। ग्रेनेड से भी दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल है। सेना ने हेलीकॉप्टर से उतारे पैरा कमांडो। आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है जवान की टीम। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढने का हर संभव प्रयास जो है वो जवानों की ओर से किया जा रहा है। कठुआ में अचानक से हुए आतंकी हमले के बाद 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 5 जवानों के शहीद होने के साथ ही कई जवान ऐसे हैं जो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं रायबरेली से, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दौरे पर पहुंचे हुए हैं अपने संसदीय क्षेत्र। राहुल गांधी ने यहां पर पहुंचकर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे की शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो फिलहाल देखिए, राहुल गांधी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी परेशानियों को भी जान रहे हैं। ऐसे में अगर हम उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली की बात कर लें
तो रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, लोगों से हालचाल भी जाना, साथ ही पूजा अर्चना कर अपने संसदीय क्षेत्र में हर संभव काम करने की जो कोशिश है उसे पूरा करने का संकल्प भी राहुल गांधी की ओर से लिया गया है। हालांकि देखिए, इस बार अगर हम बात करें चुनाव में अपने संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर से राहुल गांधी की जब जीत हुई है तो ये कोशिश लगातार गांधी परिवार कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि इस बार लोगों का भरोसा कांग्रेस पर हो, और भरोसा ही नहीं बल्कि जो परिवर्तन का संकल्प विपक्ष ने लिया हुआ है, इंडिया अलायंस ने लिया हुआ है, वो भी पूरा संकल्प हो पाए। और कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। चले तो अब आपको राहुल गांधी के दौरे की क्या खास बातें हैं वो बताते हैं। रायबरेली दौरे पर पहुंचे हुए राहुल गांधी। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी जब पहुंचे तो जीत के बाद ये दूसरी बार है जब वो यहां पर पहुंचे हुए अपने संसदीय क्षेत्र में। मंदिर में पहुंचकर राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। वही राहुल गांधी जिन पर आरोप लगे थे कि जब राम मंदिर के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया तो राम मंदिर पहुंचे नहीं, लेकिन आज हनुमान मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। संसदीय क्षेत्र में विकास का जायजा लेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा भी करेंगे और किस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम किया जा सकता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से इसको लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, जब रायबरेली की बात की जाती है तो आपको याद होगा कि गांधी परिवार का ये संसदीय क्षेत्र है, गांधी परिवार के लिए परंपरागत सीट है, और ऐसे में इस बार सोनिया गांधी जब पहुंची थी तो उनके पहुंचने का असर भी हुआ, और असर कुछ इस कदर हुआ कि 2024 चुनाव राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से जीत दर्ज की है। वही असम में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ और भूस्खलन तूफान से 78 लोगों ने जान गंवा दी है। 23 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। बाढ़ से अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक असम में बाढ़ की वजह से अब तक 28 जिलों में लगभग 23 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। लगातार बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कछार जिले के फूलटल में बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सभी राहत शिविरों को अच्छी तरह से बनाकर रखा गया है और स्थिति सामान्य होने तक पर्याप्त आवश्यकता वस्तुओं का और भंडार किया जा रहा है। तो देखिए, 23 लाख की आबादी प्रभावित हुई है इस बाढ़ के कारण। स्थिति सामान्यतः हर साल कम और ज़्यादा रहती है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने भी ज़्यादा क्षेत्र को देखा है, लेकिन वहाँ के लोगों को थोड़ा सा पुराना भी इसके तैयारी का मन रहता है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का और उसकी जो जितनी भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं में रहती है। पर इस बार ज़रूर ज़्यादा हुई, कैजुअल्टी भी ज़्यादा हुई है, एरिया भी ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। पर सभी लोग, मुख्यमंत्री भी, मंत्रिमंडल भी और मैं स्वयं भी बाढ़ एरिया को देखने भी गया। लोगों को जो टेम्परेरी उनके ठहरने की व्यवस्थाएं कर रखी है, लोग भी कोऑपरेट करते हैं वहाँ से। जैसे अपने यहाँ अगर अपन चाहे जैसे व्यवस्था करें तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, पर वो बिल्कुल सड़क पे भी अगर टेंट लगा दोगे तो भी उसको अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो पब्लिक का भी सपोर्ट रहता है और सरकार का भी रहता है, और केंद्र सरकार ने भी खुले मन से मुख्यमंत्री जो कह रखा है कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग आप चाहते हो सब मिलेगा।
असम में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़, भूस्खलन और तूफान से कुल 78 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से 66 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 28 जिलों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 23 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और यही परिणाम है कि अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है और 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और देखिए 28 नहीं बल्कि मरने वालों की संख्या जो है वो 66 तक पहुंच चुकी है। तो असम में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। पानी का लेवल काफी बढ़ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी हाथरस हादसे की रिपोर्ट। सीएम ने रिपोर्ट के मुताबिक लिया एक्शन। एसडीएम, सीओ समेत 6 लोगों को किया गया है सस्पेंड। एसआईटी की रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। हाथरस हादसे में साजिश की पूरी आशंका। अनुमति देने से पहले एसडीएम ने नहीं किया मुआयना। आयोजक और तहसील स्तर के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। मामले की गहन जांच की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए एसआईटी ने हाथरस हादसे की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन लेते हुए एसडीएम, सीओ समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक आयोजक, तहसील स्तर के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों का जो हादसे को लेकर दोषी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में साजिश के एंगल की भी आशंका जताई गई है। और यहां पर वक्त छोड़ से ब्रेक का है। हम जल्द लौटेंगे तमाम खबरों के साथ।